कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश इसमें। क्रैश कोर्स का डे नंबर 26 है और इसके बाद आपकी क्रैश कोर्स नेक्स्ट मंडे से आएगी, यानी नेक्स्ट वीक आपका पूरा क्रैश कोर्स नहीं आएगा। इस दौरान विंसर ईयर बुक मैं आपको कराऊंगा। विंसर ईयर बुक बिना बोर्ड के होगा, क्योंकि मैं छुट्टी पे हूँ, मैंने आपसे कहा था। वो बिना बोर्ड के होगा, आपके बैठे बैठे मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट उसके बता दूंगा। अगर आपके पास वो किताब है तो देख लेना है, हाईलाइट कर लेना, नहीं भी है तो वो क्वेश्चन में जो लिखाऊंगा उसको लिख लेना, ठीक है। आज आपका डे 26 है और एक चीज़ ध्यान रखना, हमने जो हिंदी साहित्य वाला कराया था इससे पहले एनसीईआरटी लेवल का, वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपके कुछ टॉपिक बचे जो एनसीईआरटी में नहीं दिए, जैसे शिवानी, ठीक है, गौरापंत, इसके अलावा पीताम्बर दत्त बर्तवाल, इसके अलावा शैलेश मटियानी, और इसके अलावा एक और बचे हैं, वो बचे हैं मनोहर श्याम जोशी, यानी जो नेशनल लेवल के एनसीईआरटी में नहीं है। हो सकता है कि स्टेट लेवल के एनसीईआरटी में हो, वो मैंने चेक नहीं किया, तो आप उससे क्वेश्चन लिख लीजिए, ठीक है। देखिए, सबसे पहला लिखना है आपको डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल के बारे में। डॉक्टर, जल्दी खत्म करेंगे इस क्लास को आज, ठीक है। थोड़ा तेज पढ़ाऊंगा। पीताम्बर दत्त बर्तवाल, यानी डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल के बारे में जो आपको फैक्ट याद रखने हैं, बर्थवाल है इनका, ठीक है, क्योंकि ये बर्थवाल कई जगह बर्थवाल हो गई, कई बर्तवाल भी होते हैं। ये है पीताम्बर दत्त बर्थवाल, ये वाले हैं, ठीक है, पीताम्बर दत्त बर्थवाल। अब देखिए इनके बारे में क्या क्या फैक्ट है। एक तो सबसे पहले आप पता होना चाहिए आपको, इनका जन्म जो हुआ था लैंसडाउन में हुआ था, क्योंकि उत्तराखंड से संबंधित है, इसलिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कब हुआ था? 1901 में, यानी 1901 से 1944 तक, 1944 तक इनका क्या रहा, जीवन रहा, ठीक है। इसके बाद हिंदी साहित्य में ये मोस्ट इंपोर्टेंट डायरेक्टरेट की डिग्री पाने वाले प्रथम भारतीय थे, यानी डी लिटरेचर की जो डिग्री पाने वाले थे प्रथम भारतीय। लिखो हिंदी साहित्य में, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये उत्तराखंड के दृष्टिकोण से भी आता है क्वेश्चन। हिंदी साहित्य में डी लिटरेचर, यानी डॉक्टर ऑफ लिटरेचर, ठीक है, डी लिट, साहित्याचार्य लिख देना ब्रैकेट में, ठीक है, की उपाधि पाने वाले, प्रथम की उपाधि पाने वाले, ठीक है, प्रथम व्यक्ति थे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डी लिटरेचर की उपाधि पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, यानी डायरेक्टरेट की उपाधि पाने वाले प्रथम व्यक्ति जो थे, अगर कभी पूछेगा तो ये डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल थे। और ये जो डी लिटरेचर मिला था इनके निबंध के लिए मिला था। ये इनका जो निबंध था, कभी कभी ये क्वेश्चन भी आता है, ये जो निर्गुण पोइट्री वाला आपने सुना होगा, निबंध इनका था, वो था द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री। किस चीज़ के लिए मिला था? द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री, इस चीज़ के लिए इनको क्या मिला था, ध्यान रखना, जो हिंदी में मतलब हिंदी साहित्य में डी लिटरेचर की उपाधि पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे, इसी चीज़ के लिए वो मिला था, ठीक। अब देखना इसमें जो इनके निबंध हैं, यानी जो इनकी किताबें हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम की दृष्टि से। जैसे प्राणायाम, विज्ञान और कला, ध्यान से आत्मा, चिकित्सा, इस टाइप की किताबें हैं, कबीर ग्रंथावली है, रामचंद्रिका है, तो उतना इंपॉर्टेंट आपकी एग्जाम की दृष्टि से नहीं है। फिर भी इनको आप लोग लिख लीजिए एक जगह पे, पुस्तकें लिखिए, प्राणायाम, विज्ञान और कला, पुस्तकें लिखना, प्राणायाम, विज्ञान और कला एक तो ये है इनकी किताब। दूसरी इनकी पुस्तक है ध्यान से आत्मचिकित्सा, क्या है? ध्यान से, ये आपका उत्तराखंड के दृष्टिकोण से इंपोर्टेंट हो सकता है हिंदी साहित्य के कंपैरिजन में, ठीक है। ये दो किताबें इनकी हैं, और इसके अलावा कुछ और भी इन्होंने लिखी हैं, वो है कबीर ग्रंथावली, अन्य रचनाएं लिख लीजिए, कबीर ग्रंथावली। साथ ही साथ जो इनकी है रामचंद्रिका, सेकंड क्या लिखोगे? रामचंद्रिका, कबीर ग्रंथावली और रामचंद्रिका दोनों ही इनकी क्या है, अपने आप में रचनाएं हैं। गद्य सौरभ रामचंद्र शुक्ला के सहयोग से इन्होंने लिखी थी, ठीक है। एक और लिख लीजिए, गद्य सौरभ, ब्रैकेट में लिख लेना, रामचंद्र शुक्ला के सहयोग से। गद्य इंपोर्टेंट नहीं है, अभी भी बता रहा हूँ, ठीक है। सौरभ, ब्रैकेट में लिख लीजिए, रामचंद्र शुक्ला के सहयोग से, रामचंद्र शुक्ला के सहयोग से इन्होंने ये लिखी थी। ये उतनी इंपॉर्टेंट अपने आप में नहीं है, ठीक है। तो ये आपका ये मतलब ये पीताम्बर दत्त बर्तवाल जी के बारे में। अब इनके द्वारा कुछ और भी रचनाएं की गई हैं, जैसे गोस्वामी तुलसीदास, रूपक रहस्य, और इसके अलावा गोरखवाणी का संपादन भी इन्होंने किया। विशुद्धानंद उपनाम के कुछ कथानक तैयार भी इन्होंने किए। तो आपको इसमें क्या लिखना है, देखना अन्य के अंदर आपने लिखना है गोस्वामी तुलसीदास प्लस रूपक रहस्य।
अन्य के अंदर क्या क्या लिखना है वहीं आगे को लिख लेना, ठीक है। एक लिख दो गोस्वामी तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास, और एक लिख लीजिए यहाँ पे लिखता रूपक रहस्य, रूपक रहस्य, ठीक है। ये भी किसके द्वारा लिखी गई है, पीताम्बर दत्त बर्थवाल के द्वारा, और इनके गुरु श्री श्याम सुंदरम दास के सहयोग से लिखी है। रूपक रहस्य के ब्रैकेट में लिखो गुरु श्याम सुंदरम दास के सहयोग से, गुरु श्याम सुंदरम दास जी के सहयोग से, ब्रैकेट में लिखना गुरु श्याम सुंदरम दास जी के, गुरु श्याम सुंदरम दास जी के सहयोग से इन्होंने क्या की थी, रूपक रहस्य नामक रचना की थी, ठीक है। इसके बाद इनके गुरु मतलब इन्होंने विशुद्धानंद उपनाम से भी कई क्या किए, कथानक तैयार किए। लिखो, नोट करके लिखो, नोट करके लिखना किसने या इन्होंने लिख दो, नोट करके इन्होंने विशुद्धानंद उपनाम से, विशुद्धानंद उपनाम से कुछ कथानक भी तैयार किए, कुछ कथानक कथा टाइप की, ठीक है। भी क्या किए थे इन्होंने, तैयार किए थे विशुद्धानंद उपनाम से। किसने किए थे, पंडित पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी ने, ठीक है। अब देखिए इनके जो एक मतलब हैं इनके बारे में, तो बहुत ज़्यादा चीज़ आपकी हिंदी साहित्य के दृष्टिकोण से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। यानी पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी के बारे में अगर आपका क्वेश्चन आता है तो उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तित्व के अंदर आपका वो बन जाएगा, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, ठीक है। अगला जो ऑप्शन है पेपर में दिया है शैलेश मटियानी, और इनको इम्पोर्टेंट कर देना, शैलेश मटियानी, ठीक है। ये इंपोर्टेंट भी आपका रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। अब शैलेश मटियानी के जो जन्म था वो हुआ था 1931, और ये इनका टाइम पीरियड था 2001 तक, ठीक है। और ये इनका जो जन्म हुआ था अल्मोड़ा जिला के बाड़ेछीना नामक स्थान पे हुआ था, यानी कहाँ से संबंधित हैं, अल्मोड़ा, और अल्मोड़ा में कौन सी जगह, बाड़ेछीना, अल्मोड़ा में कौन सी जगह, बाड़ेछीना नाम की जगह से इनका जन्म हुआ था, ठीक है। वहाँ इनके जो प्रमुख उपन्यास है और कहानी है वो लिख लो। इनका प्रमुख उपन्यास लिखो बोरीवली से बोरीबंदर और मुठभेड़, प्रमुख उपन्यास, और भी बहुत हैं, बोरीवली से बोरीवली से बोरीबंदर, ठीक है, बोरीवली से बोरीबंदर और मुठभेड़, ये इनकी क्या है, प्रमुख उपन्यास है। जबकि इनकी दो प्रमुख कहानी भी प्रकाशित हुई है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसका नाम है चील अर्धांगिनी, ठीक है, चील और अर्धांगिनी, चील अर्धांगिनी। अब देखना एक चीज याद रखना, मैं आपसे व्यक्तिगत तौर पे कहूँगा इनको आप लोग विकिपीडिया वगैरह से देख लेना, इनके प्रमुख उपन्यास वगैरह, इनके प्रमुख कहानी वगैरह, क्योंकि ये उत्तराखंड की दृष्टि से आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। इनका मूल नाम लिख लीजिए रमेश चंद्र सिंह मटियानी, मूल नाम लिख लीजिए, मूल नाम क्या था इनका, रमेश चंद्र सिंह मटियानी, मूल नाम था इनका रमेश चंद्र सिंह, ठीक है, रमेश चंद्र सिंह मटियानी कर दिया, रमेश चंद्र सिंह कर देना, इनका मूल नाम था, ठीक। इनकी जो पत्रिकाएं हैं, दो बहुत फेमस पत्रिकाएं निकाली इन्होंने, एक विकल्प, एक जनपक्ष, दो प्रसिद्ध पत्रिकाएं हैं इनकी, एक है विकल्प, दूसरा जनपक्ष। ये दो के दो पत्रिकाएं आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, विकल्प और जनपक्ष दोनों ही इनकी क्या है बच्चों, अपने आप में पत्रिकाएं हैं, ठीक है। कहानी के अंदर जैसे आप लोगों ने लिखा चील और अर्धांगिनी, जबकि इनकी पहली कहानी का नाम था मेरी 33 कहानियां। लिखो, शैलेश मटियानी की प्रथम कहानी का क्या नाम था, शैलेश मटियानी की प्रथम कहानी का क्या नाम था, शैलेश मटियानी की प्रथम कहानी का क्या नाम था, ठीक है। शैलेश मटियानी की प्रथम कहानी का नाम लिखो मेरी 33 कहानियां, ठीक है। प्रथम कहानी लिखोगे इनकी, प्रथम कहानी लिखोगे, ठीक है। क्या लिखोगे, मेरी 33 कहानियाँ, मेरी 33 कहानियाँ। इनकी क्या थी बच्चों, पहली कहानी थी मेरी 33 कहानियाँ, जो कि इसके अलावा बहुत से हैं, वो इतने आप सब सारे पढ़ के तो कोई फ़ायदा है नहीं, तो आप लोग खुद ही लिख लीजिए, ठीक है। आप लोग इसके अलावा अन्य कहानियों में लिख लीजिए, रहमतुल्लाह खुद लिखना है, ठीक है। अब मैं यहाँ लिखूँ टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, पहला लिखो रहमतुल्लाह, इनको रट जाना, इनको मतलब याद इसलिए कर जाना क्योंकि मैंने भी इसको विकिपीडिया से पकड़ा, और मैंने जब इनके बारे में पढ़ा तो मुझे लगा कि हाँ ये चीज़ आपकी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकती है, वरना बहुत दी हुई है, ठीक है। अब आपको इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, देखो रहमतुल्लाह, सेकंड लिखो पोस्टमैन, क्या लिखोगे सेकंड, पोस्टमैन, थर्ड लिखो प्यास और पत्थर,
प्यास और पत्थर। नेक्स्ट लिखो दो दुखों का एक सुख, ये इंपॉर्टेंट कर देना, ठीक है, दो दुखों का एक सुख, ये क्या रहेगा आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट लिखो चील तो लिख लिया आपने, अर्धांगिनी आपने लिख लिया, जुलूस भी इनकी क्या है कहानी संग्रह है, महाभोज आपने लिख लिया है, भविष्य भी और मिट्टी, एक भविष्य लिखो एक मिट्टी लिखो। अब देखो ये मैंने जो जो बताई इनमें एक इसमें आप लोग ये याद रखना पोस्टमैन, और एक याद रखना प्यास और पत्थर, एक रखना दो दुखों का एक सुख। चील और अर्धांगिनी तो फेमस है ही है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने जो चीज़ें लिखी हैं एक बहुत फेमस लिखी है इन्हें, बर्फ की चट्टानें। तो अगला लिखो बर्फ की चट्टानें किसकी रचना है या किसकी कृति है, शैलेश मटियानी की, ठीक है। कोहरा और अहिंसा और नाच जमूरे नाच, कोहरा कौमा अहिंसा और नाच जमूरे नाच को इंपोर्टेंट कर देना है, ठीक है। तो अन्य कृतियों में क्या क्या लिखा आपने, दो दुखों का एक सुख तो मैंने कहानी के अंदर लिखाई दिया, एक लिखो बर्फ की चट्टानें इंपोर्टेंट करना, कोहरा और जुल अहिंसा उतना इंपोर्टेंट नहीं है, जबकि नाच जमूरे नाच क्या है इंपोर्टेंट है, ठीक है। इसी प्रकार से इनके उपन्यास लिखो, हेडिंग में आप लोग लिख लीजिए उपन्यास। उपन्यास के अंदर देखो बोरीवाली से बोरीबंदर तक आपको लिखा दिया मैंने, ब्रैकेट में प्रथम कर देना उसके, ठीक है। एक लिखो मुख सरोवर के हंस, ये इंपोर्टेंट इनके उपन्यास है, मुख सरोवर के हंस, ये क्या है इनका इंपोर्टेंट अपने आप में उपन्यास है, ठीक है। साथ ही साथ बेला हुई अबेर बहुत इंपोर्टेंट है, बेला हुई अबेर, ठीक है, बेला हुई अबेर। नेक्स्ट लिखना है आपको छोटे छोटे पक्षी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अगला लिखना है आपको इस पर सर्पगंधा, ये भी इंपॉर्टेंट है, सर्पगंधा किसका उपन्यास है पूछे गए, सर्प गंधा, तो क्या लिखोगे शैलेश मटियानी जी का, ठीक है। नेक्स्ट लिखना आपको आकाश कितना अनंत है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आकाश कितना अनंत है, ठीक है। नेक्स्ट लिखना आपको उत्तराखंड डेरे वाले, क्या लिखा है उत्तराखंड डेरे वाले, ये किसकी रचना है, उत्तराखंड के जीएस के अंदर आ सकता है, उत्तराखंड डेरे वाले, ये है शैलेश मटियानी की। नेक्स्ट लिखना आपको सवितरी, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना इसको, सवितरी, ये भी किसकी रचना है अपने आप में, शैलेश मटियानी जी की, ठीक है। अगला लिखना आपको 52 नदियों का संगम, इंपोर्टेंट है उपन्यास, 52 नदियों का संगम किसकी है, शैलेश मटियानी की। नेक्स्ट लिखना आपको अर्ध कुंभ की यात्रा, इंपोर्टेंट है, किसकी है, शैलेश मटियानी की। नेक्स्ट लिखना आपको मुठभेड़, तो मैंने लिखा दिया, माया सरोवर किसकी है, शैलेश मटियानी की, इंपोर्टेंट है। और अंत लिखना है चंद औरतों का शहर, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, लास्ट वाला चंद औरतों का शहर, औरतों का शहर। इसके अलावा भी बहुत सी हैं लेकिन हम इंपोर्टेंट लिखेंगे, इसीलिए मैंने कहा रिस्क है, तो हम इतना अगर करके जाएंगे तो मुझे लगता है कि बन जाएगा इसमें से क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद आपका जो अगला दिया है सिलेबस में मनोहर श्याम जोशी, हम आज इसको एंड कर देंगे, मतलब एंड हो गया समझ लो आपका हिंदी साहित्य वाला, तो बड़ा सेक्शन था आपका ये बहुत बड़ा, इतना अगर आप काम करके जाओगे तो आपका काम बन जाना चाहिए, ठीक है। क्रैश कोर्स के अकॉर्डिंग लिखो मनोहर श्याम जोशी, मनोहर श्याम जोशी, क्या लिखना है, मनोहर श्याम जोशी। इनकी रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, कैप बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं लिखो, ये कैप कसब राजस्थान के हैं, ठीक है, कैप कसब, नेताजी का हिंद, नेताजी का हिंद। इसके अलावा जो इनकी है कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास है इनका ही, कुरु कुरु स्वाहा, ब्रैकेट में उपन्यास लिख देना है, ठीक है। अगला लिखो हम लोग, और लास्ट लिखना है आपको बुनियाद, ये इनका धारावाहिक है, ठीक है, बुनियाद ब्रैकेट में लिखो धारावाहिक, सीरियल धारावाहिक, ठीक है। तो ये किसके हैं, कैप और कसब, कैप है कसब है, नेताजी कहीं है, कुरु कुरु स्वाहा है, हम लोग हैं और बुनियाद है, ये सब के सब किसके हैं, मनोहर श्याम जोशी जी के। 2004 में इनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था कैप के लिए, ठीक है। तो लिखो 2004 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था, कैप के लिए, ठीक है, किसके लिए मिला था, कैप के लिए मिला था, ठीक है। इसके बाद अंतिम जो बचता है आपका वो बचता है शिवानी, जो कि आपके सिलेबस का अंतिम है, और आपका इसी के साथ हिंदी साहित्य वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा। 2 या 3 क्लास 4 क्लास मान के चले, यानी क्लास 30 में आपकी हिंदी खत्म हो जाएगी। हिंदी के बाद हम उत्तराखंड की, जो टाइम यहाँ हिंदी को दे रहे हैं वहाँ से हम उत्तराखंड को देंगे, ठीक है। शिवानी अंतिम क्या बचता है आपके सिलेबस में, शिवानी बचता है। देखिए शिवानी वास्तविक नाम लिखो गौरा पंत, वास्तविक नाम क्या है, गौरा पंत है, शिवानी का वास्तविक नाम है गौरा पंत है। इसके बाद लिखना है ये जो है अपने आप में कुमाऊं क्षेत्र की लोक संस्कृति का इन्होंने अपनी रचनाओं में वर्णन किया है। देखो इन्होंने अपनी रचनाओं में
कुमाऊं की लोक संस्कृति का वर्णन किया है, का वर्णन किया, यानी नॉर्दर्न इंडिया में स्पेशली इन्होंने वर्क किया, खासकर कुमाऊं में। ठीक है, अगला लिखने को प्रमुख कृतियां, कृष्णाकली कृतियां लिखो, कृष्णाकली, साथ ही साथ भैरवी, इसके अलावा आमादेर, शांति निकेतन, इंपोर्टेंट नहीं है, कुछ भी इंपोर्टेंट नहीं है। ठीक है, खाली गौरवपंत वगैरह ही देख लेना। विष कन्या इंपोर्टेंट है और 14 फेरे, विष कन्या इंपोर्टेंट कर देना, विष कन्या को इंपोर्टेंट कर देना और 14 फेरे, ये इनकी क्या है, प्रमुख रचनाएं हैं, ये आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, झरोखा, पुष्पहार, अपराधिनी और रीति विलाप इनकी कहानी है। ठीक है, 4 कहानी भी लिख लो इनकी, कहानी संग्रह। एक लिखोगे झरोखा, सेकंड लिखोगे पुष्पहार, पुष्पहार 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 लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो अपराधिनी और रीति विलास, अपराधिनी और रीति, क्या लिखोगे, रीति विलाप, ये इसके इनकी क्या है, अपने आप में कहानी संग्रह है। ठीक है, इसी के साथ आपका ये द एंड हो गया। कौन सा, सबसे मेजर सेक्शन, सबसे बड़ा सेक्शन जो हिंदी साहित्य का दिया है आपके सिलेबस में, वो खत्म हो गया। और इतना बड़ा सेक्शन दिया हुआ है, फिर आदमी पढ़ेगा भी तो कितना पढ़ेगा बताओ, हर चीज़ हर प्रकार की इसमें रचनाएं दी हुई हैं, तो इतना अगर आप लोग देख पाते हैं एग्जाम की दृष्टि से, आपके एग्जाम के लिए वो सफिशियंट होगा। ठीक है, इसके बाद जो आपका बचता है वो थोड़ा सा, आज मैंने जीएस के क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, वो जीएस के क्वेश्चन आप लोग क्या कर लीजिए, देख लीजिए। और जीएस के क्वेश्चन देखने के साथ साथ ही आप लोगों को मैं जो कंप्यूटर का है उसके अगली क्लास से बताऊंगा। ठीक है, देखिए जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जीएस का आज का सेक्शन। ठीक है, जीएस में पॉलिटी, अब हमारी मान के चलो 30 क्लास में पॉलिटी भी एंड हो जाएगी, यानी आपका हिंदी खत्म, पॉलिटी खत्म, इकोनॉमी खत्म, मेजर सेक्शन। ठीक है, इसके बाद क्या बचता है, इंडियन हिस्ट्री, जियोग्राफी और साथ ही साथ उत्तराखंड का पोर्शन हम क्रैश कोर्स में देखेंगे। ठीक है, लिखो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब हुआ था, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब हुआ था, 1 जनवरी 2015 में क्या हुआ था, अपने आप में नीति आयोग का गठन हुआ था, पहले इसको योजना आयोग कहा जाता था। ठीक है, अब नीति का फुल फॉर्म तो पता ही होना चाहिए बच्चों, नहीं भी है तो नेट से सर्च करके देख लेना। ठीक है, नीति का फुल फॉर्म क्या है, जो भी है। अगला लिखो बॉम्बे प्लान का संबंध, मोस्ट इंपोर्टेंट, पहले तो लिखो बॉम्बे प्लान कब आया था, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना। हाँ, बॉम्बे प्लान आया था बच्चों 1944 में, 1944 में। किस चीज़ के, उद्योगपतियों से संबंधित है। ठीक है, जो भारतीय उद्योगपति थे उन्होंने एक प्लान लाया था 1944 में, उसको बोला जाता है बॉम्बे प्लान। और इसका मुख्य उद्देश्य था नियोजित अर्थव्यवस्था, यानी इकोनॉमी जो है प्लान्ड इकोनॉमी किया जाए। ठीक है, लिखो उद्योगपतियों द्वारा नियोजित अर्थव्यवस्था हेतु प्लान्ड इकोनॉमी। आज थोड़ा सा तबीयत ढीली है इसलिए बहुत ज़्यादा जोश नहीं आ पा रहा है। ठीक है, उद्योगपति द्वारा नियोजित अर्थव्यवस्था हेतु, मतलब वो बोलने में भी थोड़ा सा वीकनेस हो रही है, तो बॉम्बे प्लान 1944 का आप लोग लिख लेना है। इसके बाद लिखना है प्रथम जो पंचवर्षीय योजना है वो कौन से मॉडल पे आधारित थी, उसको बोलते हैं हैरोल्ड डोमर मॉडल। ठीक है, लिखो कौन सी पंचवर्षीय योजना, कौन सी पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है, हेराल्ड डोमर भी लिखा होगा कई जगह। ठीक है, कौन सी पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, इसका आंसर होगा प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक की जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है हैरोल्ड डोमर पे आधारित थी। ठीक है, नेक्स्ट लिखना है कौन सी पंचवर्षीय योजना को पीसी महालनोबिस द्वारा तैयार किया गया था, दूसरी पंचवर्षीय योजना को। अगला क्वेश्चन लिखो कौन सी पंचवर्षीय योजना को पीसी महालनोबिस द्वारा तैयार किया गया था, जिसको महालनोबिस मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, लिखो कौन सी पंचवर्षीय योजना को पीसी महालनोबिस द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, तो लिखो द्वितीय यानी कब से कब तक हुई थी, 1956 से आगे को हुई होगी 1960-61 तक। ठीक है, तो द्वितीय योजना को महालनोबिस मॉडल बोला जाता है। इस पे किस पे बल दिया गया था, औद्योगिकरण। लिखो कौन सी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन
पर बल दिया गया था, ठीक है, सेकंड पे दिया गया था पीसी महालनोबिस मॉडल को। ठीक, अगला लिखना है आपको ऑपरेशन फ्लड का संबंध। ऑपरेशन फ्लड ये है दुग्ध उत्पादन। ऑपरेशन फ्लड का संबंध लिखोगे, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। मिल्कमैन ऑफ इंडिया वर्गीज कुरियन ने इसके मतलब के द्वारा ही ये मतलब एक प्रकार का शुरू किया गया था। तो यहाँ पे लिखो मिल्कमैन ऑफ इंडिया, भारत में दुग्ध क्रांति का जनक मिल्कमैन ऑफ इंडिया वर्गीज कुरियन, वर्गीज कुरियन, ठीक है, वर्गीज कुरियन को मिल्कमैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। अमूल की इन लोगों ने शुरुआत की थी। अगला लिखना है आपको श्वेत क्रांति के नाम से एक ग्रामीण विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 1970 में, ठीक है, लिखो श्वेत क्रांति के नाम से, श्वेत क्रांति के नाम से ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण विकास कार्यक्रम कब शुरू हुए थे? 1970 में। इसको भी आप लोग क्या करोगे, ध्यान में रखोगे, ठीक है। अगला लिखना है आपको भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की थी पीसी महालनोबिस ने कलकत्ता में। लिखो भारतीय सांख्यिकी संस्थान, भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की थी इन्होंने, ठीक है, पीसी महालनोबिस लिख लो, महालनोबिस, और कहाँ की थी, ब्रैकेट में लिख लो, कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी पीसी महालनोबिस ने, ठीक है। नेक्स्ट लिखना है आपको नाटो की स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949। सब 11th की किताब में है। नाटो वैसे भी चर्चा में रहा है आपका, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसको बोला जाता है नाटो। लिखो नाटो, नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी, ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है ये, जो ये वेस्टर्न कंट्रीज है उनका एक सैन्य संगठन है अपने आप में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपको भारत में ने शीत युद्ध के दौरान किस प्रणाली को अपनाया था, यानी कौन सी नीति अपनाई थी? गुटनिरपेक्ष नीति, ठीक है। देखो भारत ने शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर के दौरान कौन सी नीति को अपनाया था? गुटनिरपेक्ष, यानी हम किसी भी गुट में नहीं हैं, ठीक है, गुटनिरपेक्ष नीति को अपनाया था भारत ने। और इसमें नेहरू जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, क्योंकि गुटनिरपेक्ष मतलब शीत युद्ध चल रहा था, कोल्ड वॉर, बिना हथियार बिना अस्त्र शस्त्र के, एक साइड अमेरिका और उसके समर्थक देश, एक साइड सोवियत रूस और उसके समर्थक देश, सब लोग अपनी अपनी ओर खींच रहे थे अन्य विकसित देशों को, मतलब ये डेवलपिंग कंट्रीज को या अल्प विकसित देशों को। भारत और कई ऐसे देश थे जिसने न इसका पक्ष लिया न इसका पक्ष लिया, उसी को बोला जाता है गुटनिरपेक्ष, ठीक है। यानी भारत ने शीत युद्ध के दौरान कौन सी नीति अपनाई थी? गुटनिरपेक्ष की नीति अपनाई थी। अगला लिखना क्वेश्चन लिखना आपको बांडुंग सम्मेलन कब हुआ था? इंपोर्टेंट है, गुटनिरपेक्ष देशों का एक सम्मेलन भी था इसके बाद, ठीक है। 1955 में बांडुंग क्या हुआ था? सम्मेलन हुआ था इंडोनेशिया में। अगला लिखना आपको गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव कहाँ से पड़ी? इसी बांडुंग सम्मेलन से। इसके नीचे लिखो गुटनिरपेक्ष की नींव पड़ी, की नींव पड़ी, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो नींव जो पड़ी वो बांडुंग सम्मेलन से 1955 में ही पड़ी, ठीक है। अगला लिखना है आपको गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब हुआ था? 1961 में बेलग्रेड में, ठीक है। लिखो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब हुआ था? 1961 में बेलग्रेड में, ठीक है, ब्रैकेट में लिखो बेलग्रेड। बेलग्रेड में इसका क्या हुआ था? पहला ग्रेड, बेलग्रेड में इसका पहला सम्मेलन हुआ था, ठीक है। अगला लिखना है आपको पंचशील सिद्धांत कब किस किस के बीच हुआ था? पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच। लिखो पंचशील सिद्धांत अपनाया गया था भारत और चीन के बीच। और कब अपनाया गया था? ये अपनाया गया था 29 अप्रैल 1954 को, 1954, ठीक है, 29 अप्रैल 1954 को। पंचशील में 5 सिद्धांत थे। भारत की मतलब पीएम जवाहरलाल नेहरू भारत की ओर से थे, चीन की ओर से चाओ एन लाई थे, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, ठीक है। पंचशील सिद्धांत में नेहरू के साथ साइन करने वाला जो चाइना का राष्ट्रपति था कौन था? देखो इंडिया की ओर से किसने किया था? नेहरू ने। और चाइना की ओर से किसने किया था? चाओ एन लाई ने। क्या लिखोगे? चाउमीन लिख दे दो, चाओ एन लाई,
चाउमीन मत लिख देना, ठीक है। चाउ एन लाइनेस में पंचशील सिद्धांत में साइन किए हुए थे, ठीक है। इतना जो है आपका ये आज की क्लास है। आज बहुत लेंदी क्लास नहीं दे पा रहा मैं, थोड़ी सी तबीयत ढीली है। तो पढ़ा, एक तो गर्मी का टाइम है, आप लोग जानते हैं, फिर थोड़ा सा मतलब रेस्ट भी बॉडी मांगती है। तो आज यही है। अब आपका क्रैश कोर्स नेक्स्ट मंडे से आएगा। नेक्स्ट का मतलब ये आने वाला नहीं, उसके नेक्स्ट मंडे से, यानी नेक्स्ट वीक से हम लोग क्रैश कोर्स की अगली क्लास को देखेंगे। तब तक आप ये चीज़ें रिवाइज कर लेना। इस दौरान मैं आपको विंसर की ईयर बुक कराऊंगा, विंसर ईयर बुक की इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता दूंगा। उसमें अच्छे खासे वन लाइनर भी आपको दिए हैं, आप उसको तैयार कर लेना। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।